हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ चैप्टर नंबर 74, जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। मेनली इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपको नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर ये कंसेप्ट निकल के सामने आया। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का ही मतलब होता है एक, आप कह लीजिए जिसको हम कहते हैं यूनिटी, किसी चीज़ को एक साथ लाना। तो नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसा हमें पता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। डाइवर्सिटी चाहे वो रीजन के बेसिस पर हो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पर हो, कास्ट हो, ट्राइब हो, रेस, रिलीजन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो हर लोगों के लिए, जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज या कास्ट के लोग हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो जब लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो नेशनल इंटरेस्ट होता है या नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। तो इसलिए इन सारे डाइवर्सिटी को एक साथ लाके एक यूनिटी में रखना, जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, दोनों एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री है। तो विभिन्नता में क्या कहते हैं उसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, हिंदी में कुछ भी कहते हैं, जैसे कि विभिन्नता में एकता है या एकता में विभिन्नता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के एक साथ ला के हमें क्या करना है, नेशनल को इंटीग्रेट करना है। ये मेनली समस्या आपको देखने को मिली थी 1950s में, जब देश आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट के बाद। अब हमारी कंट्री में बहुत सारी कैटेगरीज थी। एक ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था जहाँ पर डायरेक्ट रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ करता था, इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो उनका इंटीग्रेशन किया गया। उसके बाद धीरे धीरे अब देखा गया कि बहुत सारे इसके अलावे अपनी कंट्री में भी रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ट्राइबल एरियाज हैं, इनके बेसिस पे अलग अलग डाइवर्सिटी बनी हुई है। तो किस तरीके से पूरे कंट्री को हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकली इंटीग्रेट कर पाए, ये अब बातें निकल के सामने आती है। तो इन नेशनल इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टैकल्स थे, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन ये काफ़ी मुश्किल हो गया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रीजनलिज्म, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रवाद भी कहते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से या रिलीजन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक मोटो या फिर हमारा जो एक विशेष लगाव जो होता है वो एक विशेष पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया से होता है। हो सकता है हम किसी शहर के रहने वाले हैं, उस शहर से हो सकता है हम जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट से हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होती है कि हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन उतना मायने नहीं रखता जितना हमारे लिए हमारे स्टेट का इंटरेस्ट या फिर हमारे रीजन एरिया का इंटरेस्ट मायने रखता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रीजनलिज्म। इसको सब नेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, सब टेरिटोरियल लॉयल्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, या इसको सब रीजनलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर ये रीजनलिज्म ये आता कैसे है? इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर में ही ऐसी आवाज़ें उठने लगती है कि वो उस स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। कहीं कहीं आपको जैसे कि विदर्भा हो गया, ठीक है, गोरखालैंड हो गया, उसी तरीके से बोडोलैंड हो गया, ये लोग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ठीक, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो इंडिया से ही बाहर निकल के और कंट्री का डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि आपको खालिस्तान हो गया। ठीक है, पंजाब वाले रीजन से वो निकल के अलग कंट्री की वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली पॉलिटिकल मुद्दा होता है। अब मेनली जो एक स्टेट से अलग होकर दूसरा स्टेट बनना चाहता है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस होते हैं। कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जिनका नेशनल लेवल पे पहचान नहीं बन पाता। ठीक है, मान लीजिए कोई छोटी सी पार्टी है, अब लोकसभा में बहुत मुश्किल से उसके 4-5 कैंडिडेट ही चुन के जाते हैं। स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर हो सकता है कि अच्छी खासी उसकी 20-30 नंबर हो असेंबली में, लेकिन इसका उतना पहचान नेशनल लेवल पे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है ना, वो क्या करती हैं कि जिस क्षेत्र में स्ट्रांग है, मान लीजिए कि पूरा स्टेट, ये एक पूरा स्टेट हो गया, अब हो सकता है कि इस स्टेट के इस वाले रीजन में इनकी अच्छे खासी पकड़ हो, यहाँ से अच्छे खासे इनके लोग चुन के जाते हो। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कहेगी, अब कहेगी कि मैं इस स्टेट से अलग होकर एक हम अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुद्दा पॉलिटिकल है, वो पावर गेन करना चाहते हैं ताकि वो नेशनल लेवल पर अपने आप को एक्सपोज कर पाए। तो मेनली ये पॉलिटिकल रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको क्षेत्रवाद की
या रीजनलिज्म की आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो कुछ अलग अलग मुद्दों पर अब आपको अलग अलग स्टेट्स की मांग होती है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो यूनियन से ही अलग होना चाहते हैं, इंडिया कंट्री से अलग होके अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि खालिस्तान हो गया, द्रविड़ नाद हो गया, मिजोस, नागास, ये ऐसे एरियाज़ हैं जो इंडिया से ही बाहर होना चाहते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया में ही रहना चाहते हैं लेकिन वो अलग स्टेट बनना चाहते हैं, जैसे कि बोडोलैंड, असम वाला एरिया, विदर्भा हो गया, गोरखालैंड, ये सब अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो फुल फ्लेज स्टेट की डिमांड कर रही हैं। दिल्ली काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा, हमेशा चलता रहता है। तो इस लिहाज से पुदुचेरी देख लीजिए, दिल्ली हो गया, दमन दीव हो गया, ये लोग अलग एकदम फुल फ्लेज स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। कुछ इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगी। इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, बेलगांव हो गया, तो चंडीगढ़ के लिए पंजाब हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट है। उसी तरीके से बेलगांव के लिए ये कर्नाटका और महाराष्ट्र में है। वैसे बेलगांव पड़ता है कर्नाटका में, लेकिन महाराष्ट्र का भी इस पर क्लेम है कि मैं महाराष्ट्र करता है कि मेरा अधिकार है, तो इन दोनों के बीच में बेलगांव के लेके प्रॉब्लम रहती है। कुछ रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, रिवर को लेकर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में इशू रहता है। कावेरी काफ़ी फेमस है इसके लिए, ठीक है। उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो रीजनल मोटिव को लेके बनाए जाते हैं और कभी कभी ये वायलेंट एक्टिविटीज़ को भी परस्यू करते हैं, जैसे कि शिवसेना, तमिल सेना, हिंदी सेना, सरदार सेना, लचित सेना, ये सब ऐसे हैं ना जो मिलिटेंट अप्रोच अपनाते हैं अपने रीजन की प्रॉब्लम्स को या फिर अपनी रीजन की बातों को रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी निकल के आती है, सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी। अब ये थ्योरी कौन सी होती है? अब ये वो थ्योरी होती है कि कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स निकलती हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि केवल उसी स्टेट के जो रहने वाले लोग हैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मांगे उठने लगती है, लाइक जैसे कि असम फॉर असामीज, असम गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज आएगी केवल असामीज को भरेंगे उसको, महाराष्ट्र में जो भी वैकेंसीज आएगी केवल मराठी ही भरेंगे उसको। तो ऐसी चीज़ें आपको निकल के धीरे धीरे सामने आती हैं, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी। तो ये रीजनलिज्म के बेसिस पर हो गया। एक हो गया कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म के अगेंस्ट क्या होता है, हमारा प्यार होता है और दूसरे धर्म के लिए हम अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब हम दूसरे धर्मों को एक समान भाव से देखते हैं तब उसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। लेकिन जब एक पर्टिकुलर धर्म, हो सकता है वो हमारा धर्म हमारे लिए प्रिय हो, और दूसरे धर्म को हम उस समान नज़रिए से नहीं देखते हैं, तब उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। ये भी पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। वैसे क्योंकि आप देखेंगे कि आम जनता में कोई इशू नहीं है। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कम्युनिटी या धर्मों से बिलोंग करते हैं, हम साथ बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। आपके भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। तो आम जनता में कोई इशू नहीं है। ये इशू कौन करता है? पॉलिटिशियंस। उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिसाइज कर दिया ताकि वो बेनिफिट ले पाए रिलीजन के बेसिस पर। तो यहाँ पर भी रीजनलिज्म की तरह यहाँ पर भी देखेंगे कि कम्युनलिज्म का भी इशू पॉलिटिशियंस के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। इन रीजन के बेसिस पर कई पॉलिटिकल पार्टियां बनी, जैसे कि अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना, ये सब कम्युनलिज्म या रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टी बनी है। इसी तरीके से कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन के बेसिस पर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं लेकिन प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, जैसे कि आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चुनाव थोड़ी नहीं लड़ती है ये, लेकिन रिलीजन के मुद्दे पर एक बनी हुई प्रेशर ग्रुप है। हिंदू महासभा, जमात इस्लामी, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, उसी तरीके से पारसी एसोसिएशन था जैसे हम पहले पढ़े थे प्रेशर ग्रुप वाले चैप्टर में। रिलीजन के बेसिस पर आपको कम्युनल राइट्स भी देखने को मिलेगा। हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट्स होते हैं, हिंदू सिख के बीच में राइट्स होते हैं, हिंदू क्रिश्चियंस के बीच में राइट्स होते हैं, ठीक है। इसी के अलावा आप जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मंदिर हो गए, मॉस्क हो गए, या अदर जो गुरुद्वारे वगैरह हो गए आपको, ठीक है, क्रिश्चियंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है देखेगी। जैसे अयोध्या डिस्प्यूट था, तो अयोध्या डिस्प्यूट क्या था? हिंदू मुस्लिम यानी टेम्पल एंड मॉस्क के बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिशियंस के द्वारा भी क्रिएट किया गया है। कास्टिज्म, अगेन इन सब के तरह ही ये कि एक पर्टिकुलर कास्ट के प्रति हमारा काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और
अगेन हम नेशनल इंटरेस्ट को सब करके देखते हैं, यानी कि इन्फीरियर नज़र से देखते हैं, हमारे लिए कास्ट ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। तो यहाँ पर भी पॉलिटिशियंस ने कास्ट को पोलिटिसाइज किया और कास्ट के बेसिस पर कम्युनिटी को डिवाइड करने की कोशिश की। तो आप देखेंगे कास्ट के बेसिस पर भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं, जैसे कि जस्टिस पार्टी मद्रास, डीएमके, केरला कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी। तो ये सब कास्ट के बेसिस पर बनी हुई है। कुछ कास्ट के बेसिस पर प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, जैसे कि नादार एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ और क्षत्रिय महासभा, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या होता है कि आप इलेक्शंस देखेंगे, इलेक्शंस के दौरान जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी कास्ट के बेसिस पर होता है। और जब लोग चुन के जाते हैं तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलोकेशन होता है सीट्स का या फिर पोर्टफोलियो का, तो वहाँ पर भी कास्ट को ध्यान में रख के ये करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खासकर देखिए कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कास्ट से लोग चुन के जाते हैं, तो वहाँ पर उनको मिनिस्ट्री में रखना पड़ता है। अगर कम पड़े तो अलग से एक मिनिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है, नहीं तो कोलिशन टूट जाएगा। तो यहाँ सब आपको देखने को मिलेगा। और वहीं आपको हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग आए दिन रोड जाम करते रहते हैं, रेलवे लाइन में को घेर के खड़े हो जाते हैं, उसको रेलवे को जाम करने की कोशिश करते हैं, इनको रिजर्वेशन चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पर कास्टिज्म भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लिंग्विज्म यानी कि लैंग्वेज। सभी की तरह ये भी है कि एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसके दो डायमेंशंस हैं लैंग्वेज के। एक तो ये कि लैंग्वेज के बेसिस पर अलग स्टेट्स की डिमांड होने लगी। तो आपको पता है कि 1950s का जो टाइम था, वहाँ पर पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना मद्रास से अलग होकर लैंग्वेज के बेसिस पर। और उसी समय एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी आया था फजल अली के अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप के, जिसके बाद आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया और लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत सारी स्टेट्स को डिवाइड किया गया। तो ये एक मुद्दा हो गया लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का डिवीज़न। एक दूसरा मुद्दा ये हो गया यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। तो पहले आपको पता था जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसके बाद हिंदी को यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन इंग्लिश को भी 15 सालों के लिए कंटिन्यू रखने की बात की गई थी, ठीक है। तो लेकिन देखेंगे 15 साल के बाद अगेन इंग्लिश को भी यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि जो नन हिंदी स्टेट्स थे इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर एक यूनियन का क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज के बेसिस पर कई सारी स्टेट्स का डिवीज़न होगा, इस बेसिस पर भी लिंग्विज्म का आपको देखने को मिलता है। तो फाइनली इन सब चीज़ों की, इन सारी डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसके सदस्य होते हैं चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा यहाँ पर होम मिनिस्टर, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के 7 लीडर्स देखने को मिलेंगे, यूजीसी के चेयरमैन, 2 एजुकेशनिस्ट एंड द कमिश्नर ऑफ SC/ST एंड 7 अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखिएगा कब हुआ, इसके कौन कौन से सदस्य होते हैं। बाकी ये करता क्या है तो नाम से ये स्पष्ट है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, तो इंटीग्रेशन करने का काम होता है, ठीक है। तो ये एक तो मेनली ये एक एडवाइजरी काउंसिल है जो एडवाइस देने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए। तो वैसे इनका जो रिकमेंडेशन है वो पेपर पर ही है, इसकी रिकमेंडेशन को कभी किसी ने इम्प्लीमेंट करने का नहीं सोचा। उसी तरीके से अब जब पहले से ये काउंसिल, इंटीग्रेशन काउंसिल मौजूद था, इन्होंने एक दूसरा बना दिया 1992 में, ठीक है, जिसका नाम था नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। ये यूनियन मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करते हैं, इसका काम भी वही है, हार्मनी, फ्रेटर्निटी, नेशनल इंटीग्रेशन का काम करना। पहले वाला तो संभल नहीं रहा था, इसके रिकमेंडेशन से काम चल नहीं रहा है, उसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरा इन्होंने बना दिया, तो कोई मतलब ही नहीं है। खैर, आपको याद करना है और एग्ज़ाम फेस करना है तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा फॉरेन पॉलिसी, हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।